बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था डायमेंशन के बारे में, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको डायमेंशन के यूजेस बता रहा था और उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायमेंशन जो है कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है। ऐसे कौन से क्वांटिटी होंगे? तो कुछ कांस्टेंट्स हैं फिजिक्स में। एक तो नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता है। जैसे मान लो अगर किसी इक्वेशन में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ये जा ध्यान दो, अभी यहां पे समझते जाओ। ये जो 4 है और ये जो पाई है, दीज आर नंबर्स। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, समझ गए ना। ये जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ये बच्चों डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे 4 हो गया, ये पाई हो गया। दूसरी बात है नंबर के अलावे और भी कई सारे कॉफिशिएंट आपको फिजिक्स में मिलेंगे। जैसे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है बच्चों, एक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जो हम लोग जानते हैं, दूसरा पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल। ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, और ये आपका नॉर्मल, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार का फोर्स है। तो अगर देखो नॉर्मल फोर्स, अब RHS LHS दोनों में फोर्स ही है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो इनके डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो बीच में म्यू है, दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। ये आपका जो होगा डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ऑप्टिक्स में एक पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी एक क्वांटिटी होती है जिसको भी हम लोग म्यू से दिखाते हैं। ये क्या होती है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। किसी मीडियम में जहां वेलोसिटी ऑफ लाइट है आपकी c, और उसी मीडियम दूसरे मीडियम में कुछ और वेलोसिटी है। जैसे वाटर में कुछ और होगी, वैक्यूम में कुछ और होगी, एयर में कुछ और होगी। लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, जैसे मान लो वाटर का निकालना है, तो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी को डिवाइड करना पड़ता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो देखो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, तो ऑटोमेटिकली ये जो आएगा आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो मतलब तुम्हें इसे भी रटने की जरूरत नहीं है, कहाँ डायमेंशन होगा किसका डायमेंशन नहीं होगा। एक तो ये नंबर वाली बात याद रखना, और बाकी कहोगे क्या हमें ये सब याद रखना पड़ेगा? नहीं, बहुत सिंपल है। अगर RHS और LHS दोनों के तरफ का डायमेंशन तो सेम होना ही होना है, तो मान लो यहाँ का भी जो डायमेंशन है, इस क्वांटिटी का भी वही डायमेंशन है, तो ऑटोमेटिकली जो ये रेशियो हो जाएगा वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। सेम डायमेंशन अपॉन सेम डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो उसका डायमेंशन 0 ही निकल के आएगा, मतलब डायमेंशन लेस। यहाँ भी देखो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी है, ठीक है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, जो वैक्यूम किसी मीडियम के इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं, वो भी डायमेंशन लेस है। तो आपको इसको लेके ज़्यादा सोचना नहीं है, आप बहुत आराम से देख सकोगे कि कहाँ पे डायमेंशन होगा कहाँ पे डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं कुछ बताता हूँ। और लिख लिया आपने? चलो अब देखो एक और चीज देखो। अब जैसे एंगल के बारे में जरा समझो। जो एंगल है वो भी डायमेंशन लेस होता है। कैसे? तो देखो, जो हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो ये आपका एंगल बना, और ये एंगल जो बना इन दोनों लाइनों के बीच में, और मान लो ये आर्क है। आर्क समझते हो ना? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसके सर्कल के पार्ट का लेंथ हो गया L, मान लेते हैं। ये आर्क है,
और ये आपका रेडियस है r और यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। तो बच्चों ऑटोमेटिकली थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा L अपॉन r। अब देखो ऊपर में ये जो है ये भी आपका लेंथ, ये भी लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन, ये भी लेंथ का डायमेंशन, इन दोनों का लेंथ का, क्योंकि रेडियस भी तो आपका लेंथ ही है, तो ऑटोमेटिकली जो एंगल होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। आ रही है बात समझ में? तो एंगल आपका डायमेंशन लेस होगा। अब जैसे एक इक्वेशन है, मान लो एक एसएचएम में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करता है, मान लो कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, तो उसका इक्वेशन होता है आपका इस तरीके से, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। अब जरा आपको कोई पूछ ले, आप इस इक्वेशन के चक्कर में मत जाना, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन मेरे से कोई पूछ रहा है, तो सुनते जाओ। पहले ये देखो, ये x जो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है, तो x का डायमेंशन तो हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल है, l लेंथ है। इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब तुम एक बात सोचो, अभी कुछ देर पहले मैंने तुमको बताया कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो देखो ये साइन है और साइन के बगल में जो भी है वो उसका एंगल ही है, तो ये पक्की बात है कि ओमेगा इंटू टी डायमेंशन लेस होगा ही होगा। तो इनका डायमेंशन 0 आना है, दोनों का प्रोडक्ट का, क्योंकि वो एंगल है। तो ऑटोमेटिकली इन सभी का डायमेंशन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ए का वही डायमेंशन होगा जो एक्स का होगा। तो ए जो एम्पलीट्यूड है उसका डायमेंशन भी जो होगा वो होगा एल। लेकिन ये ओमेगा का डायमेंशन कितना होगा, तो ओमेगा का डायमेंशन कितना होगा ये कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ओमेगा इंटू टी को होना चाहिए डायमेंशन लेस। अब इन दोनों का डायमेंशन आपस में कैंसिल होना चाहिए। तो तुम तो जानते हो ना, ये क्या है, टाइम, टी जो है आपका टाइम है, टी आपका टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन तो आप जानते हो टी होता है। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का डायमेंशन मिलके क्या होना चाहिए, 0। तो ऑटोमेटिकली ओमेगा और टाइम का डायमेंशन अपोजिट होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो ओमेगा का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा जो हो जाएगा वो टी इनवर्स होना चाहिए, है ना, क्योंकि टी इनवर्स होगा और टाइम का तो टी होगा, तो टी इंटू टी इनवर्स, तब जाके उसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। यानी ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा 1/t यानी टी इनवर्स। तो ये आप याद रखना कि एंगल का डायमेंशन होता है, एंगल डायमेंशन लेस होता है, और एंगल अगर साइन के ब्रैकेट में है तो ऑटोमेटिकली ये डायमेंशन लेस ही होगा। तो वहां से आप देख सकते हो, तो इसको लिख लो, लिख लिया आपने। चलो अब देखते हैं, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, फॉर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बच्चों एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में मान लो y इक्वल्स टू, मान लो कोई इक्वेशन है b e⁻ -c इंटू कुछ भी लिख दो cx। अगर मान लो कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ही एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जहां e जो है एक्सपोनेंट है, e यूलर्स नंबर है, ठीक है। तो e के जो पावर में होगा, ये एक प्रकार का पावर है, एक नंबर है, ये टोटल, ये क्या है, ये टोटल एक नंबर है, जस्ट नंबर है। तो इस पूरे को, ये पूरा जो क्वांटिटी होना चाहिए, दिस होल क्वांटिटी शुड बी डायमेंशन लेस। ये पूरा एक नंबर ही है, तो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो डायमेंशन लेस कैसे होगा, तो सीधी सी बात है कि e का जो पावर है c और x, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए c इंटू एक्स, दिस मस्ट बी डायमेंशन लेस, ठीक।
और y का डायमेंशन वही हो जाएगा, यहाँ पे y का डायमेंशन वही हो जाएगा जो डायमेंशन b का रहेगा। इन दोनों का सेम डायमेंशन रहेगा, सेम डायमेंशन। इन दोनों का सेम डायमेंशन क्यों होगा? क्योंकि अगर ये आपका डायमेंशन लेस हो गया तो अब RHS और LHS का डायमेंशन तो सेम तभी होगा जब इन दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। तो E का जो पावर होना चाहिए, E का पावर, वो भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। अब इसका कहाँ का हम लोग को फायदा मिलेगा वो देखो। हम लोग 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो फॉर्मूला होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, है ना। तो अभी आप फॉर्मूला बस देखो, बाकी चैप्टर्स में के हिसाब से आप उसको समझ जाओगे। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो जैसे देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक, अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, ठीक है, सॉरी, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का इक्वेशन है। तो खैर आपको यहां पे देखो ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो इधर ये भी चार्ज ही है। अब ये इक्वेशन क्या है इससे आपको मतलब नहीं है। आपको देखना, आपको पूछा क्या गया था? पूछा ये गया था फाइंड द डायमेंशन ऑफ RC। ये R रेसिस्टेंस है और C कैपेसिटेंस है। तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट का डायमेंशन पूछा गया था। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर E के ऊपर डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए, C इंटू एक्स डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि T बाई आर सी है ना, इसका पावर यही है T बाई आर सी, दिस शुड बी डायमेंशन लेस। और ये डायमेंशन लेस कब होगा? डायमेंशन लेस होना चाहिए। ये डायमेंशन लेस कब होगा? जब जो डायमेंशन T का होगा वही डायमेंशन RC का होगा। तो T तो खुद टाइम है, तो RC भी क्या होना चाहिए? टाइम, क्योंकि टाइम अपॉन टाइम ही कैंसिल होके आपका, ठीक है ना, टाइम अपॉन टाइम डायमेंशन लेस हो जाएगा। सेम क्वांटिटी का जो आपका डायमेंशन होता है, सेम क्वांटिटी का डायमेंशन का अगर रेशियो निकालोगे तो जीरो ही आएगा, मतलब डायमेंशन के हिसाब से, पावर के हिसाब से। तो बच्चों RC का डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा T। क्लियर है? तो इसका बहुत जगह यूज आ सकता है। अभी एक दो मैं और करके दिखाता हूं, फटाफट आप लिखो इसको। लिख लिया आपने? चलो आगे देखते हैं। अब जैसे देखो, अब मान लो नेक्स्ट एक और इक्वेशन है जो आप करें ये LR सर्किट में देखोगे, मैग्नेटिज्म में। वहां पे हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं, I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन L बाई आर। ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन क्या है इस पे मत ध्यान दो। आपको यहां पूछा गया है L बाई आर का डायमेंशन क्या होगा। तो अब बहुत आराम से आप इसका आंसर कर सकते हो। कैसे आंसर कर लोगे? क्योंकि ऊपर में देखो टाइम है और ये पूरी क्वांटिटी जो है, ये पूरी क्वांटिटी, दिस शुड बी डायमेंशन लेस। इसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा बच्चों? डायमेंशन लेस। और ये डायमेंशन लेस तभी होगा जब T का डायमेंशन और L बाई आर का डायमेंशन क्या हो जाए? सेम। तो इसका मतलब है L बाई आर का जो डायमेंशन होगा, L जहां पे इंडक्टेंस है और R क्या है? रेसिस्टेंस। तो इसका जो डायमेंशन होगा बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो T हो जाएगा, यानी टाइम के बराबर। क्लियर है? तो ऐसे केसेस में तो हम लोग याद रखेंगे एक्सपोनेंट का पावर का डायमेंशन क्या होता है? जीरो। बाकी हम लोग DPP में प्रॉब्लम में देखेंगे, तो इसे आप लिख लो। तो बच्चों अब इस इक्वेशन में अपने को डायमेंशन निकालना है कांस्टेंट A और B का। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो। अब ये इक्वेशन जो है ये वांडर वॉल इक्वेशन है, जो कि नॉन आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, और ये 1 मोल के लिए लिखा हुआ है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो खैर आपको इसका डायमेंशन निकालना है, किसका किसका है? A का और B का। तो फिर एक बात सोचो, अगर तुम इस इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हो फिर तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर इस इक्वेशन के टर्म्स के बारे में जानते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डायमेंशन और यूनिट जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको सारे चैप्टर्स का नॉलेज होने के बाद ही आप इसके बारे में, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए आप
जो है इसको लेके वरी नहीं करो। अगर सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूला याद हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से कर लोगे। अब जैसे देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब ये यहां पे है प्रेशर, पी क्या है आपका, प्रेशर, पी आपका प्रेशर है। तो प्रेशर जो है, तो प्रेशर में, और वी जो है वॉल्यूम है, वी आपका वॉल्यूम है, तो वी वॉल्यूम है। तो देखो एक अलजेब्रिक रूल होता है या वेक्टोरियली भी ये रूल होता है कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट, दो चीज़ों को ऐड तभी कर सकते हो या दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उन दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम। मल्टीप्लाई किसी को भी कर सकते हो, डिवाइड किसी को भी कर सकते हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी का होता है बच्चों जिसका डायमेंशन क्या होता है, सेम। तो एक बात यहां क्लियर हो गई कि इतना तो मान के चलो कि जो ये प्रेशर है और इसमें क्या ऐड किए हो, A अपॉन वी स्क्वायर। तो A अपॉन वी स्क्वायर जो भी क्वांटिटी होगी इसका वही डायमेंशन होगा जो डायमेंशन प्रेशर का होगा, तभी ये दोनों ऐड हो रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? ये दोनों बराबर, दोनों का नेचर सेम होगा तभी ये ऐड हो रहे हैं। तो प्रेशर जो है, प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स का होता है बच्चों एम एल एल स्क्वायर नहीं, एल, एम एल टी माइनस टू, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया जो हो गया लेंथ इंटू लेंथ यानी एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2। ये हो गया प्रेशर। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एल क्यूब, वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा आपका, एल क्यूब। अब यहां पे देखो, आप एक बात समझो कि आखिर ए का क्या डायमेंशन होना चाहिए। तो सीधी सी बात है बच्चों, ए का डायमेंशन के लिए, डायमेंशन ऑफ ए के लिए उसके नीचे क्या डिवाइड करोगे, वॉल्यूम के स्क्वायर से। तो वॉल्यूम का डायमेंशन है एल क्यू, तो वॉल्यूम का स्क्वायर करेंगे तो एल टू द पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा एल का पावर 6 इक्वल्स टू प्रेशर का डायमेंशन। और प्रेशर का डायमेंशन क्या है बच्चों, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। अब इसको उधर भेज दो तो ऑटोमेटिकली ए का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ ए जो आ जाएगा, ये आ जाएगा m, और ये l का पावर 6 आएगा इधर आपका, मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा l का पावर 5 जो कि +6 -1, ये ऊपर आ जाएगा ना इधर, और t का पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ ए। इसी तरीके से b का डायमेंशन क्या होगा, तो ये तो बहुत सिंपल है, b को वॉल्यूम में से तुमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो सीधी सी बात है, अभी हमने कहा था कि दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो b का वही डायमेंशन होगा जो वॉल्यूम का होगा। तो b का डायमेंशन लिखना तो बहुत आसान काम है बच्चों, b का जो डायमेंशन होगा b इक्वल्स टू l का पावर 3, जो कि वॉल्यूम है वो, तो ये एकदम आराम से आ गया। तो चलो इसको राइट डाउन कर लो बच्चों। अब अपना हेडिंग है मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। देखो, अब यूनिट डायमेंशन के बाद ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है किसी भी इंट्रेंस में आप जाके देखो, चाहे वो जेई हो या नीट हो, ठीक है ना, हर जगह इस पे प्रॉब्लम होते हैं और इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत आसान है। थोड़ा दिमाग लगाना है, आप चीज़ों को समझोगे, आप डरते हो इससे, नॉर्मली लोग इसे पढ़ाते भी तरीके से नहीं है, इसलिए उनसे इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। लेकिन आप जहाँ ध्यान से सुनो, मैं इसको इंटरेस्टिंग बना के आपको समझाऊंगा और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो 1 बाय 1 करके आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो, जैसा कि तुम देख रहे हो मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। फिजिक्स जो है बच्चों, फिजिक्स, पूरी फिजिक्स जो है वो दो चीज पे टिकी हुई है। एक है लॉ और दूसरा है उस लॉ की वेरिफिकेशन। हर जगह तो यही है, मतलब हम लोग लॉ लिखते हैं, हम लोग टर्म्स डिफाइन करते हैं
और फिर इस टर्म को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स जो भी होंगे उसमें मेजरमेंट तो आएगा ही आएगा। बिना मेजर किए हुए आप एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? क्योंकि बिना मेजरमेंट के फिजिक्स के कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किए जा सकते। जैसे देखो, मान लो अगर एक काम करते हैं हम लोग, हमने डिफाइन किया वेलोसिटी। सबसे छोटा ही एग्जांपल लेते हैं, हमने डिफाइन करना है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ठीक है ना। स्पीड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ जाएगा, वेलोसिटी करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो वेलोसिटी है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी तुम तभी फाइंड कर सकते हो जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे। और इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं। तो वो एक प्रकार की लेंथ है जिसको आपको मेजर करना पड़ेगा। और रियल लाइफ में जब भी आप मेजर करोगे, ठीक है ना, बिना मेजर किए हुए तो आपको वेलोसिटी निकल के आएगी नहीं। ठीक इसी तरीके से टाइम भी आपको मेजर करना पड़ेगा। तो बच्चों, मेजरमेंट तो इंपॉर्टेंट है। और मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, केवल मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है या एक्यूरेट मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है? तो जवाब है कि अगर जब मेजर करेंगे, मापेंगे, तो सही तरीके से मापेंगे ताकि हमें जो भी कैलकुलेशन करें उसका सटीक आंसर आए, कोई भी गलती ना हो। लेकिन हमारे ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने में, बाय विथ रीजन विदाउट रीजन, है ना, एरर्स यानी मिस्टेक्स तो होंगे ही होंगे। जब आप मेजर करोगे तो मिस्टेक्स होंगे ही होंगे। कहोगे कि सर नहीं सर, मिस्टेक्स अगर बहुत केयरफुल्ली करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। नहीं, उसके कारण बताऊंगा ना। मिस्टेक्स होंगे, एरर, उसी मिस्टेक को हम लोग यहां पे बोल रहे हैं एरर। तो हेडिंग था अपना मेजरमेंट एंड एरर। तो जब मेजर करोगे, मेजरमेंट तो इंपॉर्टेंट है, बिना मेजरमेंट के तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और जब मेजरमेंट करेंगे तो उस मेजरमेंट करते समय, मेजर करते समय आपसे कुछ गलतियां होंगी और उन गलतियों का नाम दिया गया है एरर। तो हम लोग इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में कि मेजरमेंट कैसे होता है और उसमें एरर जो आता है वो एरर क्या होता है, और फिर एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, एरर खत्म नहीं किया जा सकता है। उसकी भी वजह है, एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो एरर क्यों आता है, अब पहले मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं मेजरमेंट की बात करूंगा तो उस समय ही आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ये समझोगे आप कि एरर्स आते क्यों हैं, क्यों गलतियां होती हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरर्स को रिमूव करने का क्या तरीका है ना, या एरर को कंसीडर करते हुए जैसे हम लोग आंसर बोलेंगे तो उसमें कहेंगे भाई ये आंसर रहा और इतना इसमें एरर हो सकता है। तो हम लोग अगर दोनों काम कर दें, जैसे मान लो 20 और प्लस, हमने कुछ प्लस माइनस कर दिया कि भैया 20 है, इसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो उस थोड़े को भी कैलकुलेट करेंगे। वो जो थोड़ा सा जो प्लस माइनस होगा उसी को बोलेंगे एरर। क्लियर है बच्चों? तो अब पहले हम लोग मेजरमेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एरर की बात करेंगे। इसमें ढेर सारी चीजें सीखेंगे। ओके, चलो। तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, है ना, कि कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मेजर करने के लिए यूज करेंगे, आखिर उसकी एक्यूरेसी किस चीज पे डिपेंड करेगी और उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब सटीकता, वो कितना सटीक हमारे डिजायर्ड मेजरमेंट को कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग के पास ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने लिखा है, वी यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। चाहे वो टाइम हो, लेंथ हो, मास हो, किसी को भी हम लोग मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर आगे देखो क्या लिखा है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये एक वर्ड है जिसके ऊपर अभी मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, और वहीं से समझो कि अगर वो आप अच्छे से समझ गए तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर भी अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपको राउंडिंग ऑफ भी समझ में आ जाएगा, एरर भी समझ में आएगा, और फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी समझ पाएंगे तरीके से। तो थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, मैं इसको बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है लीस्ट काउंट,
है ना, लीस्ट काउंट। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो कम से कम किस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकता है। जैसे मान लो, देखो बहुत सिंपल है, मान लो कि एक ऐसी घड़ी है जो 1 मिनट से कम मेजर नहीं कर सकती है, तो उससे अगर तुम मेजरमेंट करोगे तो वहां पे एरर आएगा, क्योंककि कभी भी वो 6 मिनट के बाद सीधा 7 मिनट दिखाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, उस घड़ी में मान लो 8:30 हुआ जैसे हमने बोला, और 30 के बाद सीधा वो 31 दिखाता है। कितना सिंपल सा चीज है, अभी आपको समझ में आएगा। तो किसी टाइम को मेजर करने के लिए जाओगे, किसी चीज को अगर मेजर करोगे तो वो आपको या तो 8:30 दिखाएगा या तो 8:31 दिखाएगा, क्योंकि उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो मेजर करने का है वो आपका 1 मिनट का है। तो अब आप सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा होगा वो आपका 8:30 से 8:31 के बीच में हुआ होगा, क्योंकि 30 मिनट से 31 मिनट के बीच में 1 मिनट का गैप, और वो इंस्ट्रूमेंट 1 मिनट से कम मेजर नहीं कर सकता है। तो उसका मतलब है कि उसने 8:30 यहां तक की बात तो उसने पक्की की, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा समय बीता होगा 30 और 31 के बीच में, वो कैलकुलेट नहीं कर पाया। वो बोलेगा, वो अंदाजन बोल देगा कि ये घटना या वो आदमी आया 8:30 पे, और 1 मिनट और लेट कर देता तो 8:31 पे, और अगर बीच में इसके आया होगा तो भी वो 8:30 ही बोलेगा, या तुम बोलोगे 8:31, तो ये एरर हो गया। लेकिन इसके जगह अगर एक दूसरी घड़ी होती जो उस 1 मिनट के बजाय 1 सेकंड तक को मेजर कर पाती, तब तो आप और एक्यूरेट टाइम बता पाते कि वो आदमी आया 8:30 और मान लो 40 सेकंड पे, 8:30 और 40 सेकंड, ठीक। लेकिन अब यहां भी एरर है, क्योंकि 40 सेकंड से 41 सेकंड के बीच का ही में भी आ सकता था वो, क्योंकि अब ये 1-1 सेकंड पे कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले घड़ी से जो 1-1 मिनट मेजर कर रहा था उससे ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये सेकंड्स तक में बता दिया आपको 8:30 40 सेकंड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 8:30 40 सेकंड से थोड़ा ज्यादा और 41 सेकंड से थोड़ा पहले भी आ सकता है। तो कोई ऐसी घड़ी होती जो सेकंड के भी 10वें हिस्से को मेजर करती तो और एक्यूरेट हो जाता। फिर कोई ऐसी घड़ी होती जो सेकंड के 1000वें हिस्से को भी फाइंड आउट कर लेगा, वो और एक्यूरेट टाइम देगा। तो अब आपको समझ में आया कि ये लिस्ट काउंट क्या होता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम से मिनिमम मैग्नीट्यूड, जिस मिनिमम मैग्नीट्यूड तक वो मेजर कर सकता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का होता है आपका लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट जितना कम होगा, उसकी वैल्यू जितनी कम होगी, वो इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा मेजर कर सकता है। तो अभी ये तो मैंने टाइम का एग्जांपल दिया, लेकिन मैं अभी ज़्यादातर एग्जांपल जो भी आपको दिखाऊंगा वो लेंथ को लेके दिखाऊंगा, क्योंकि उसको समझना आपके लिए आसान होगा। अभी और एग्जांपल दूंगा मैं। तो देखो लिस्ट काउंट की परिभाषा। अब ये लिस्ट काउंट जो है ना, ये पूरे चैप्टर में यहां घूमता रहेगा, इस पूरे टॉपिक में। इसको शॉर्ट फॉर्म में LCB बोलते हैं, लिस्ट काउंट। तो देखो लिस्ट काउंट की क्या डेफिनेशन है। द लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड एक्यूरेटली विथ इट। मतलब कि ये उस इंस्ट्रूमेंट की द्वारा मेजर की जाने वाली वह मिनिमम वैल्यू है जो इसे मेजर कर सकती है। ठीक है, तो पहले आप इसे लिख लो, फिर मैं आपको 2-3 डायग्राम के एग्जांपल से भी आपको मैं समझाता हूं। तो बच्चों अब देखो, अब एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, और उससे आपको समझ में आएगा कि ये लिस्ट काउंट क्या है। देखो ये 2 रॉड है, ये दोनों सेम रॉड है, वही रॉड यहां भी है, दोनों रॉड सेम है। इसकी लेंथ L है, यहां भी इसकी लेंथ L है। इसको मेजर करने के लिए हमने एक स्केल का इस्तेमाल किया है सेंटीमीटर में।
और इसको भी हमने मेजर करने के लिए सेंटीमीटर वाले स्केल का ही इस्तेमाल किया है, जिसपे सेंटीमीटर्स में आपका दिया हुआ है 0 से स्टार्ट होके। फर्क क्या है, इसमें जो मार्किंग की गई है वो 1-1 सेंटीमीटर पे है, और इसमें जो मार्किंग की गई है यहां भी 1-1 सेंटीमीटर पे है, लेकिन 2 सेंटीमीटर के बीच में भी एक मार्किंग कर दी गई है, दैट इज मिलीमीटर। 10 भाग में आपने बांट दिया। और आप ऐसे भी जानते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो ऑटोमेटिकली यहां से लेके यहां तक हमने हर को 10-10 मिलीमीटर में बांट दिया। अगर कोई आदमी इस स्केल से मेजर करेगा तो ये स्केल एक के बाद सीधा 2 रीड करता है भाई, तो इसके हिसाब से जो लेंथ होगी, अब खुद देखो कितना एरर आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि रॉड एग्जैक्ट 3 का हो या एग्जैक्ट 4 का हो। अब जैसा कि मैंने जानबूझ के देखो इस रॉड को 3 और 4 के बीच में कर दिया, लेकिन अब 3 और 4 के बीच में तो तुम कुछ लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है, तो कम से कम 1 सेंटीमीटर मेजर करेगा, 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद 3, तो तुम यहां पे L इक्वल्स टू 3 लिख सकते हो। लेकिन आपको ये 3 जो है ये आपका 3 सर्टेन है, 3 पक्का है, लेकिन 3 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब जान ही रहे हो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इसमें एरर आपका ज्यादा आएगा। आंसर आप 3 ही लिखोगे, एक ही सिग्निफिकेंट, एक ही आप यहां पे डिजिट लिख सकते हो, या तो 3 लिखो या नहीं तो 4 लिखो। उसके बाद आप नहीं कुछ लिख सकते हो कि बीच में ये कहां पे है। और इस केस में क्या कर सकते हो तुम, सो देखो इस केस में देखो पक्की बात है 3 तो यहां तक है ही, और उसके बाद सीधा 4 और 3 के बीच में अगर तुम काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7वें नंबर वाले के सामने है। और अगर ध्यान से देखोगे तो 7 और 8 के बीच में थोड़ा सा वहां भी आ गया, तो अगर ये आदमी लिखने जाएगा तो ये लिखेगा 3.7, 3 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। यानी यहां पे इस केस में जो लिस्ट काउंट है इसका जो एलसी हो गया वो 1 सेंटीमीटर का हो गया, और इसके लिए जो लिस्ट काउंट हुआ ये 1 मिलीमीटर या बोल लो 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1-2 सेंटीमीटर के बीच में भी आपने 10 हिस्से में बांट दिया है, तो इससे ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इसका लिस्ट काउंट ये हुआ, लेकिन यहां भी एरर आ सकता है, क्योंकि हो सकता है 7 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर के बीच में, ये भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसके अपेक्षा ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब एक इंस्ट्रूमेंट और है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर वो लेंथ के मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और एक और है स्क्रू गेज। तो जो वर्नियर कैलिपर है बच्चों, वो इससे भी ज्यादा एक्यूरेट कर सकता है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर के लिए फॉर वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर के लिए बच्चों जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है, ये मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर, उसके लिए होता है 0.1 मिलीमीटर। यानी कि वो आपका सेंटीमीटर को भी, मिलीमीटर को भी 10 भाग में उसमें बांटा जा सकता है, तो वो और एक्यूरेट हो जाएगा। तो उस पे अगर मान लो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ऐसा मान लो लिख दिया हमने 3.74। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है 0.1 मिलीमीटर, इसकी हो गई 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। और ऐसे ही होता है एक स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज जो होता है वो मैं लिख दे रहा हूं, स्क्रू गेज मैं सिर्फ SG लिख दे रहा हूं, बाद में तो हम लोग डिटेल में देखेंगे ही। स्क्रू गेज के लिए जो लिस्ट काउंट होता है बच्चों, वो 1 मिलीमीटर को 100 हिस्से में बांटा जाता है, और प्रिसाइज हो गया, मतलब कि उसके लिए लिस्ट काउंट होगा 0.01 मिलीमीटर। यानी वो इसी लेंथ को लिखेगा L इक्वल्स टू 3.742। अब आप देखो एक ही रॉड को हम लोग अलग अलग स्केल के पे यूज करते हैं। जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं वो इस स्केल को यूज करते हैं, जहां सेंटीमीटर को हम लोग मिलीमीटर में यूज करते हैं, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में।
और लैब में आप वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, जो और एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो अब देखो, और ये सबसे एरर वाला, तो आप खुद देखो सबसे सटीक वैल्यू किस में है, स्क्रू गेज में। लेकिन आप ये समझो कि ये भी लास्ट नहीं है, क्योंकि आप तो हर चीज को चाहो तो लिस्ट करते चले जाओगे तो एरर कभी खत्म हो नहीं पाएगा। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि मोर एक्यूरेट, लगभग बराबर, है ना। तो जैसे जैसे ये जाएंगे तो ये एरर बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो एरर घटेगा, क्योंकि लिस्ट काउंट घट रहा है तो एरर घट रहा है। क्लियर। अब यहीं पे देखो मैं तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर समझा देता हूं, और इसके बाद हम लोग फिर सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन में लिखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर जो है बच्चों, ये वो नंबर ऑफ डिजिट है जो आप किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट को दिखाने में यूज करते हो। इसमें हम लोग एक तो सर्टेन और प्लस अनसर्टेन दोनों नंबर को लिखते हैं। जैसे यहां पे देखो, अगर पहले की बात करें तो सिर्फ एक डिजिट का यहां इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 1। इसमें आपने 2 डिजिट का यूज किया है 3.7, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 2, क्योंकि इसमें 3 जो है आप, अच्छा, और जब भी सिग्निफिकेंट फिगर मतलब नंबर ऑफ डिजिट, और डिजिट्स जो होते हैं सर्टेन और अनसर्टेन, तो एक अनसर्टेन डिजिट होता है और बाकी सारे सर्टेन डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे इस केस में देखो 3.7, तो 3 तक तो है, पक्की बात है, और 7 और 8 के बीच में वो हो सकता है, इसलिए 7 हो गया अनसर्टेन, लेकिन वो सिग्निफिकेंट है। इस केस में आ जाओ तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। तो यहां पे देखो, जब हम लोग वर्नियर कैलिपर पे, वो 3 को सर्टेन करेगा, पक्की बात है, 7 को भी सर्टेन कर देगा, और 4 और इसके बीच में वो कंफ्यूज रहेगा। ठीक इसी तरीके से तो इसमें देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हुआ, दिस इज नंबर ऑफ डिजिट जो आप मेजरमेंट करते समय आप आंसर के फॉर्म में लिखते हो, और सिग्निफिकेंट फिगर में जो आपका एक अनसर्टेन और बाकी सर्टेन डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले इसको आप लिखो, फिर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता हूं। अब बच्चों यहां पे हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके कि ये सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। जरा ध्यान से देखो, सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये मेजरमेंट का रिजल्ट को लिखने के समय जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको लेके है। इसमें क्या होता है कि कुछ डिजिट को लेके आप सर्टेन होते हो कि हाँ ये वैल्यू पक्की होगी, और कुछ डिजिट को लेके हम लोग सर्टेन नहीं होते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा किसको लेके सर्टेन होंगे और किसको लेके सर्टेन नहीं होंगे। तो वही यहां पे पहले डेफिनेशन आप लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। डेफिनेशन ये है कि इन ए मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट, ये वो डिजिट्स हैं विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ तो डिजिट जो होंगे वो बिल्कुल पक्की तौर पे डेफिनेट होंगे कि ये वैल्यू, ये डिजिट तो पक्की बात है, और कुछ डिजिट के बारे में हम लोग अनसर्टेन होंगे, और अनसर्टेन जो पहला डिजिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सारे अनसर्टेन को सारे अनसर्टेन एक ही लिखना है, बाकी सर्टेन होगा और एक अनसर्टेन। अब इस चीज को मैं आप एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा। पहले आप इसको राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो अब जैसे देखो, मान लो कि एक रॉड है, मान लो कि एक रॉड है, इसकी लेंथ को हमने मेजर किया, और इसकी लेंथ को जो हमने मेजर किया वो एक दूसरे मीटर स्केल से, मान लो ये मीटर स्केल है, 100 सेंटीमीटर का एक लंबा स्केल है ना, 100 सेंटीमीटर तक। तो इस तरीके से हम यहां पे देख रहे हैं कि मान लो यहां से मार्किंग करते चले जाओ, यहां पे आपका आ गया 32, यहां मार्क किया हुआ है आपका 32 सेंटीमीटर। अब ऐसा तो है नहीं कि एब्सोल्युटली ये 32 पे है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन मान लो अगर ऐसा हो कि एग्जैक्ट 32 पे होने के बजाय ये रॉड जो है, थोड़ा मैं इसकी लंबाई बढ़ा देता हूं, इसकी लंबाई मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, और यहां मार्क है आपका
33 सेंटीमीटर। तो अब इसकी लेंथ आप कैसे लिखोगे? अगर किसी ने जल्दीबाजी में लिखना है तो वो लिख देगा 32 और 33 के बीच में, यानी लेंथ लिख दिया 32, है ना। लेकिन आप ये समझो ना, कुछ बीच में और भी तो डिस्टेंस है। तो 32 तो कंफर्म है, ये जो डिजिट है ये दोनों तो सर्टेन है, ये है ही है। क्लियर? अब इसके बाद आप जानते हो सेंटीमीटर को टोटल 10 हिस्सों में यानी मिलीमीटर्स में कन्वर्ट किया हुआ रहता है। तो मान लो हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, बीच में डिवीजन कर दिया। अब ये रॉड जो है ये एग्जैक्टली आ रहा है आपका, यहां पे देखो ये आपका 1 2 3 4। अब मान लो ये 32 सेंटीमीटर के बाद जो आपने एक एक करके 10 मिलीमीटर का एक मार्किंग किया, देखो 32 और 33 के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसको आप 10 मिलीमीटर्स में आप बांट सकते हो। तो मान लो इस रॉड की लंबाई जो है वो 32 सेंटीमीटर 0.4 यानी 32 के बाद 4 मिलीमीटर और वो भी एग्जैक्ट 4 पे नहीं था बल्कि 4 और 5 के बीच में था। तो 4 और 5 के बीच में था, वो आप मेजर नहीं कर पाए। मान लो आप मेजर नॉर्मली हम लोग नहीं करते, तो हम लोगों ने सीधा ये आंसर लिख दिया। अब इसमें क्या है? इसमें एक बात तो पक्की है कि ये 32 जो है ये आपका सर्टेन है, ये सर्टेन है। इसके बारे में आप गारंटी दे सकते हो कि 32 तो है। और आप जो है वो 4 है कि 5 है, इसको लेके आप अनसर्टेन हो, क्योंकि बीच में 4 से थोड़ा ज्यादा है, 5 से थोड़ा कम, 4 से थोड़ा ज्यादा। तो ये 4 सर्टेन तो नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका अनसर्टेन। अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनिश्चित। तो बच्चों इसमें अगर कोई पूछेगा कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर SF जो हो गया वो 3 हो गया। 3 कैसे? 2 सर्टेन डिजिट हुए 3 और 2 और एक अनसर्टेन हुआ, दैट इज 4। अगर मान लो किसी ने वर्नियर स्केल से इसको कैलकुलेट किया और वो 4 और 5, क्योंकि वर्नियर स्केल में फिर मिलीमीटर को भी 10 भाग में बांट दिया जाता है, तो 4 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के बीच के डिस्टेंस में भी उसने मेजर कर लिया कि 4 और 5 मिलीमीटर के बीच में ये 0.07 पे। जैसे देखो 4 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच में अगर 10 हिस्सा बांटे, 10 पार्ट्स बांट दिए, तो उसमें मान लो ये 7वें पोजीशन पे है। तो वर्नियर कैलिपर से मान लो इसकी वैल्यू आई 3.47। अब इसमें 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में तो था, ठीक। अब उसमें भी उसने कह दिया कि नहीं, 4 और 5 के बीच में था और 4 के बाद 7th वाले जो डिवीजन है, यानी 4 और 5 को 10 डिवीजन में और बांट दिए, तो 7th डिवीजन के आसपास है। तो यानी कि अब जो हमारे पास ये 3 संख्या जो है, ये 3 नंबर, ये हो गए सर्टेन, ये हो गया सर्टेन और ये हो गया अनसर्टेन। अनसर्टेन। लेकिन नंबर ऑफ SF पूछा जाएगा तो उसमें तो अनसर्टेन भी हम लोग लेते हैं, तो वो हो जाएगा 4। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। तो अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होता जाएगा बच्चों, आप समझो कि आपका आंसर उतना एक्यूरेट होगा। पहले था 32.4, अब है 32.47 और एक्यूरेट हो गया। पहले 4 तक ही था, अब ये है कि 47 है ये और एक्यूरेट। अगर स्क्रू गेज करेंगे तो वो फिर क्या करेगा, फिर उस मिलीमीटर के 10वें हिस्से को भी 10 हिस्से में बांट देगा। तो वो मान लो कर दिया 3. एक लेंथ और ले लेते हैं। मान लो और किसी ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया 3.2473। अब क्या हो गया कि वो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 5, दैट इज 1 2 3 4, ओके। और ये जो है 4 जो है ये 3 2 4 7, ये जो 4 डिजिट हो गया 1 2 3 4, ये 4 डिजिट हो गया सर्टेन, एक हो गया अनसर्टेन। लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 5,
क्योंकि एक अनसर्टेन भी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर्टेन अनसर्टेन का मतलब तुम समझे और सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग का मतलब भी समझे, लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए, जैसे मान लो कोई रिजल्ट दिया हुआ है और आपको एग्जाम में पूछेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए एक रूल है। एक रूल नहीं है बल्कि इसके कई सारे रूल्स हैं, 8 रूल हैं, जो मैं 1 बाय 1 सारा रूल अभी लिखता हूं और आपको मैं समझाऊंगा। तो पहले आप ये देख लो। तो बच्चों अब हम लोग रूल्स देखते हैं। तो देखो हमने लिखा है रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी नॉन जीरो डिजिट अगर लिखा हुआ है जो एक्सप्रेशन है, तो वो आपका जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे कि मान लो अगर किसी का आंसर आया 146.37, तो कोई पूछेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सीधी सी बात है 5, है ना। ये सारे आपके जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, मतलब बीच में पॉइंट है, इससे अपने को दिक्कत नहीं है। मान लो इसी में और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो ना, कोई भी संख्या ले लो, 629.178, ये अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कुछ नहीं करना है, टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई 6। तो सारे नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब जिसका महत्व हो, सिग्निफिकेंट का मतलब जिसका वैल्यू हो, मतलब जिसको हम लोग को लिखना जरूरी हो। अब रूल नंबर 2, ये तो हो गई नॉन जीरो डिजिट के बात में। अब अगर बात आती है कि जीरो को क्या करेंगे, तो देखो जरा ध्यान दो, द जीरोज, वो सारे शून्य, वो सारे जीरो अपियरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई भी जो जीरो होगा वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। जैसे देखो मान लो x का वैल्यू निकल के आ रहा है 23.05। अब ये जीरो जो है ये 2 नॉन जीरो के बीच में पॉइंट अगर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों अगर 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में कोई जीरो हो तो वो काउंट होगा। तो देखो टोटल काउंटिंग आ गई 4। इसके और एग्जांपल मैं बता देता हूं। मान लो कि अगर कोई नंबर है, ये सिंपल सा 406,702, अब कोई पूछे इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बस बच्चों ये जो जीरो है, ये सब जीरो जो भी है वो 2 नॉन जीरो के बीच में, तो सिग्निफिकेंट फिगर की जो संख्या होगी यहाँ पे वो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से जीरो के बारे में हम हमेशा याद रखेंगे कि 2 नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, और नॉन जीरो सारे नंबर तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब यहां पे बच्चों देखो 2 और रूल हमने लिखा है। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेल का मतलब होता है पीछे रहना, तो ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर कोई आप संख्या लिखते हो, जैसे कोई किसी की लेंथ हमने मेजर की, कितनी मेजर की 3.200 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी हमने मेजर किया, तो दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद जो लास्ट में जीरो आएगा, पॉइंट के बाद जो पीछे रहने वाला जीरो, वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर नॉन जीरो तो 3 और 2 तो काउंट होंगे ही होंगे, और ये दोनों जीरो भी काउंट होंगे, और टोटल हो गया आपका 4। इसके पहले वाले रूल में हमने ये देखा था कि नॉन जीरो के बीच वाले जीरो को काउंट करना है। अब यहां देखो सबसे लास्ट में भी जीरो है, तब भी ये इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि इस रूल में लिखा हुआ है कि ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग समझते हो ना, मतलब कि पीछे रहने वाला, पॉइंट के पीछे, ये आपका काउंट होगा ही होगा। क्लियर। चलो इसी तरीके से कि एक और एग्जांपल देख लो। मान लो किसी का मास है 64.80,
तो कोई पूछेगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम बोलेंगे कि यहां सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल 4। 4 कैसे, तो 1 2 3 और ये ट्रेलिंग जीरो काउंट हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो किसी की वेलोसिटी है 1.200 मीटर पर सेकेंड, तो जो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 1 और 2 तो हो ही गया, और साथ में ये ट्रेलिंग जीरो भी होगा, यानी यहां भी 4। ठीक है ना, तो ट्रेलिंग जीरो को आप काउंट करोगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। तो देखो, अच्छा आपको लगेगा कि ऐसा हम क्यों करेंगे। अगर मान लो, देखो क्या दिक्कत है, अगर मान लो आपने आंसर लिख दिया सिर्फ 64.8 और 64.80 में क्या अंतर है, तो 64.8 जो है इसमें ये अनसर्टेन है कि ये यहां पे 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, या सॉरी 7 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी 8। और अगर इसमें करोगे तो ये 0 लगने के बाद क्या हो गया कि 8 तो गारंटी हो गई, अब ये 0 अनसर्टेन है ना। अब इसके केस में क्या होगा कि इसकी वैल्यू या तो 6.79 होगी या तो 6.81 तक, इसके बीच में ही कहीं आएगा, तो उसमें हमने इसको फिक्स कर लिया ये 0 लगने से। तो इस तरीके से बाद में 0 लगने से अपने से पहले वाले संख्या को वो सर्टेन कर देता है, यानी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो इसलिए वो सिग्निफिकेंट फिगर का काम करता है। और यदि आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रूल्स को याद रखो, रूल से आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कैसे काउंट करना होता है। तो आज से याद रखेंगे बच्चों, ये रूल्स याद रखने होंगे कि ट्रेलिंग जीरो को हम लोग काउंट करेंगे यदि वो दशमलव के बाद आ रहा है। रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 में हमने क्या लिखा है कि द पावर्स ऑफ 10, 10 का जो पावर होगा आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। पावर के रूप में जो संख्या होगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई वैल्यू है 3.6 इंटू 10 का पावर -2, तो कोई पूछेगा मेरे से कि भाई यहां पे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, बस यहां पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 और 6, यानी 10 का पावर काउंट नहीं होगा। क्लियर है। तो चलो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो यहां रूल नंबर 5 में हमने क्या लिखा है कि मान लो कभी तुम मेजर करते हो कोई क्वांटिटी को और उसकी वैल्यू 1 से कम आती है, लेस देन 1, तो वो सभी जीरो जो दशमलव के बाद हो और नॉन जीरो डिजिट के पहले, बात समझ रहे हो ना, कि अगर 1 से कम वैल्यू आना चाहिए, तो 1 से कम वैल्यू, जैसे कि देखो ये 1 से कम है ना, ये 1 से कम है, ये 1 से कम निकल के आया है, तो वो सभी जीरो जो दशमलव के बाद हो, ये तो खैर काउंट नहीं होगा। तो जो आपका नॉन जीरो है उसके लेफ्ट के सारे जीरो जो है वो आपका इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे देखो, इफ ए मेजरमेंट इज लेस देन 1 देन ऑल जीरो अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जैसे देखो, पॉइंट के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट तो 6 है, 6 के पहले वाला ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहां पे देखो, अगर पॉइंट के बाद चलें तो ये है आपका नॉन जीरो डिजिट 2, इसके पहले के ये दोनों जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो बात समझो, जब कभी किसी की वैल्यू 1 से कम हो तो उसी जीरो को आप कंसीडर करोगे, उन जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट मानोगे जो आपका पॉइंट के ठीक बाद आए और नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जैसे कि ये दोनों हो गया। अब इसमें तुमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो अगर L इक्वल्स टू आ गया 0.06203, अब ये पूछ ले कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अब आप यहां पे क्या करोगे। तो पहली बात है कौन कौन सा इसमें क्या होगा, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ये डिजिट है पहला नॉन जीरो, तो 6 के पहले का ये दोनों जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा।
लेकिन इस जीरो को आप सिग्निफिकेंट मानोगे, क्योंकि आप पहले इसके पहले वाला रूल याद करो, कोई भी जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाता है वो सिग्निफिकेंट होता है। साथ ही साथ ट्रेलिंग जीरो होता तो भी सिग्निफिकेंट होता। बस आप ये जीरो यानी जो लेफ्ट में जो जीरो आ रहा है इसको आप सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट की संख्या हो गई 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा आपका इसमें 4। आ रही है बात समझ में? ये जीरो काउंट होगा लेकिन ये दोनों काउंट नहीं होगा। ठीक है, इस पे हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। मान लो एक और वैल्यू लेके समझाते हैं आपको। एक और वैल्यू ले लेते हैं 0.02300। अब मान लो ये है, तो इसमें कोई पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बच्चों इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगी, इसमें ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये जीरो भी काउंट नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जीरो काउंट होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो है, पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग जीरो होता है वो काउंट होता है। तो सिग्निफिकेंट संख्या हो गई 1 2 3 4, यानी सिग्निफिकेंट संख्या हो गई 4। आ रही है बात समझ में? चलो तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों यहां पे देखो रूल नंबर 7, यहां पे हमने लिखा है टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो। टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो किसी भी नंबर में हो और जिसमें डिसमिल ना हो, दशमलव ना हो, पॉइंट ना हो, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। देखो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले ये बताया था कि उन्हीं टर्मिनल जीरो को, ट्रेलिंग जीरो को जो पीछे में रहते हैं काउंट करते हैं, जो डिसमिल के बाद आते हैं, पॉइंट के बाद, है ना। जैसे यहां पे देखो, एक बात समझो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे मान लो किसी का मास है 25000 मिलीग्राम्स, तो कोई पूछेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, बस 2 और 5, ये 0 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। मान लो बच्चों किसी का लेंथ ही दिया हुआ है, तो लेंथ दिया हुआ है 1260। अब कोई पूछेगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग बोलेंगे जस्ट 3, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। ट्रेलिंग जीरो को हम तभी काउंट करेंगे जब वो पॉइंट के बाद आ रहा हो। क्लियर है? तो चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।